हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नए क्लास में। तो हम टॉपिक कर रहे थे हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास से इटली में फासीवाद का उत्थान कैसे हुआ, कैसे उसका आगे आगे सारा प्रोसेस। तो मतलब टोटली आप मान लो कि फासीवाद जो है उस पर हमें एक नोट लिखना है। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में और पीछे जो एक लॉन्ग वीडियो में भी फासीवाद और नाजीवाद का जो मीनिंग होता है वो पूरी कंप्लीट डिटेल से समझा दिया है। तो जब आपको वो मीनिंग याद होगा तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। इस पर हमारी ऑलरेडी 2-3 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें कि हमने इटली में फासीवाद के उदय होने के कारण क्या थे उनको डिटेल से पढ़ लिया है। उसके बाद जो है हमने फासीवाद का जन्म कैसे हुआ इसको पढ़ा। फिर हमने मुसोलिनी का उत्थान कैसे हुआ, उसका जन्म, उसका माता पिता, उसकी आगे की जर्नी कैसे कैसे रही इस पार्टी को बड़े लेवल तक पहुंचाने से पहले, कि उसने कैसे छोटे छोटे संघर्ष किए और करता करता जो है वह इस फासीवाद पार्टी जो थी उसको एक बड़े लेवल के पार्टी बनाकर उसने आगे चलकर अपनी सरकार बना ली। तो फशिस्ट दल की स्थापना को तो हमने पढ़ लिया था, हमने इसके कार्यक्रम भी पढ़ लिए थे। अब जो हमारे हैं इसके सिद्धांतों को भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट हमारा है कि मुसोलिनी का प्रधानमंत्री बनना, कि उसने अपनी पार्टी को इतना बढ़ा लिया कि उसने चुनाव में भाग लिया और अपनी सरकार बनाई। कि मुसोलिनी जो था उसने फसिस्ट दल को शक्तिशाली बनाया, पूरा स्ट्रोंग बना लिया, और जो समाजवादियों का अंत करने के लिए हिंसात्मक कार्यवाही की, हिंसा का प्रयोग किया, क्योंकि समाजवादियों से मुसोलिनी जो है वो नफरत करता था। पहले मुसोलिनी जो है समाजवादियों के साथ था, लेकिन समाजवादी जो है वो हिंसा में विश्वास नहीं करते, इसीलिए जो है इसके विचार जो है इन समाजवादियों से मेल खाना बंद हो गए और इसने जो है अपना अलग दल, अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था फसिस्ट पार्टी, जिसको कि आगे चलकर फासीवादी विचारधारा का नाम दिया गया। उसने जो है उनके मुख्य कार्यालय जो थे, छापा खाना था, उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। किनके? जो समाजवादी पार्टी थी, जो उनके ऑफिस थे, उनके जो प्रिंटिंग प्रेस के छापे खाने थे, वहाँ पर जो है इसने हमला करना शुरू कर दिया मुसोलिनी ने। यहाँ तक कि समाजवादियों के जुलूसों तथा जलसों पर भी सशस्त्र आक्रमण किए, कि जो समाजवादी पार्टी के लोग अपने जुलूस निकालते थे, रैलियाँ निकालते थे, उन पर भी जो है हथियारों के साथ मुसोलिनी ने अटैक करवाया था अपने सैनिकों से। 1919 में मुसोलिनी ने समाजवादी पत्रिका थी एक जिसका नाम था अवंटी, उसके कार्यालय पर आक्रमण करके उसे आग लगा दी। पूरी प्रिंटिंग प्रेस को, पूरे छापे खाने पर आग लगा दी गई। समाजवादियों का पूर्ण रूप से सफाया करने के लिए इटली की सरकार पर अधिकार करने का निर्णय लिया मुसोलिनी ने, कि समाजवादियों को जड़ से अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें इस सरकार को पलटना होगा, हमें सरकार पर अधिकार करना होगा, तभी हम समाजवादियों को पूरी तरह से मिटा पाएंगे। तो 24 अक्टूबर 1922 ईस्वी को मुसोलिनी जो था उसने नेपल्स में फासिस्ट दल का एक सम्मेलन बुलाया, कि 24 अक्टूबर तारीख याद रखिएगा, 1922 की बात हो रही है। तो मुसोलिनी जो था उसने नेपल्स में, नेपल्स जो है इटली का एक शहर है, तो वहाँ पर जो है फसिस्ट दल का एक सम्मेलन बुलाया, अपनी पार्टी का एक मीटिंग या सम्मेलन बोल सकते हैं आप, एक मीटिंग बुलाई अपनी पार्टी की, जिसमें कि 40,000 लोगों ने भाग लिया अस्त्र शस्त्रों के साथ। जो इस पार्टी के सदस्य थे ना, उन्होंने 40,000 लोगों ने इस मीटिंग में भाग लिया। तो इस समय मुसोलिनी ने कहा, यदि उनकी निम्नलिखित मांगें स्वीकार नहीं की गई तो वह अपने स्वयं सेवकों की सहायता से रोम पर आक्रमण कर देगा। इस चढ़ाई के लिए युद्ध की तिथि 27 अक्टूबर निश्चित की गई। उनकी मांगे थी कि कैबिनेट में फासिस्ट दल के 3 सदस्य लिए जाए और नए चुनाव हों। सरकार विदेश नीति का कुशलता तथा दृढ़ता से पालन करे तथा आर्थिक सुधार करे। तो ये अनाउंसमेंट की थी इस मीटिंग में, इस भाषण में, इस सम्मेलन में मुसोलिनी ने सरकार को संदेश देने के लिए, कि हम अगर हमारे डिमांड को पूरा नहीं किया गया, हमारी डिमांड पूरी करो, और हमारी जो है हम चढ़ाई करेंगे 27 अक्टूबर को पेरिस में नहीं, रोम में। और कैबिनेट जो है, जो मंत्रिमंडल है, उसमें जो है 3 सदस्य जो है इसी हमारी जो पार्टी है फसिस्ट पार्टी, इसके सदस्य लिए जाएं और नए तरीके से चुनाव हो, ताकि हमारे पार्टी है वो भी चुनाव में भाग ले सकें और चुनाव लड़ सकें। सरकार जो है विदेश नीति को अच्छी प्रकार से चलाए और आर्थिक सुधार भी करे, ये मुसोलिनी ने सरकार से डिमांड की थी।
इसिस में मुसोलिनी ने फसिस्टों के हाथ में सत्ता सौंपने का भी ऐलान किया। इसिस में मुसोलिनी ने मन बना लिया था कि हमें जो है सरकार में आना है और हमें अपनी सरकार बनानी है और हमें जो फिलहाल सरकार चली हुई उसको पलटना है, उसको ख़त्म करना है। तो 28 अक्टूबर की डेट को जो है 50,000 फासिस्ट दल के सदस्य जो थे वो मुसोलिनी के साथ रोम पहुंच गए। इटली का जो प्रधानमंत्री था उस समय फैक्टा, उसने प्रदर्शनकारियों को मार्शल कानून द्वारा रोकना चाहा परंतु वह असफल रहा। मतलब उस समय जो प्रधानमंत्री फैक्टा था उसने पूरा रोकने का प्रयास किया मुसोलिनी को और उसके दल के सदस्यों को, लेकिन 50,000 लोग आए थे, वो भी अस्त्र शस्त्रों के साथ, और वो इतने ज़्यादा कुशल सैनिक थे कि वो उनके सामने जो ये प्रधानमंत्री के सैनिक थे वो नहीं टिक सके। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और इटली का जो शासक था, राजा था विक्टर एमैनुअल ने भी फसिस्टों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, क्योंकि राजा ने भी कार्रवाई करने से मना कर दिया, क्योंकि राजा को दिखाई दे रहा था कि हम जीत तो पाएंगे नहीं, मुसोलिनी और उसकी सेना बहुत ताकतवर है, इसलिए जो उसने कहा कि मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, ये जो मुसोलिनी है वो जो भी करना चाहे वो कर सकता है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। इससे फसिस्ट पार्टी का उत्साह और बढ़ गया क्योंकि राजा ने भी उनका विरोध करने से मना कर दिया था, इसीलिए। तो 29 अक्टूबर 1922 ईस्वी को राजा ने मुसोलिनी को प्रधानमंत्री बनने के लिए इनविटेशन भेज दिया कि तुम सरकार बना सकते हो, तुम प्रधानमंत्री बन सकते हो, क्योंकि पिछला जो प्रधानमंत्री था फैक्टो उसने त्यागपत्र दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। तो 30 अक्टूबर को मुसोलिनी के नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली कि इसकी जो मुसोलिनी का मंत्रिमंडल था जो कि काफ़ी स्ट्रोंग था उसने शपथ ले ली थी। इसके मंत्रिमंडल में 4 तो मंत्री थे और 6 उपमंत्री फसिस्ट दल से थे। बाकी जो अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी जैसे उदारवादी पार्टी, पॉपुलिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी, डेमोक्रेटिक, इन पार्टियों से जो है अन्य सदस्य थे। मतलब टोटली इसकी जो पार्टी थी फसिस्ट, इससे 10 सदस्य थे जिसमें कि 4 मंत्री थे और 6 उपमंत्री। इस प्रकार बिना रक्तपात के मुसोलिनी जो है वो इटली का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये थी मुसोलिनी के प्रधानमंत्री बनने की जर्नी की, कैसे कैसे उसने रोम पर आक्रमण किया अपनी सेना के साथ, और उसको जो है प्रधानमंत्री ने तो थोड़ी कोशिश की रोकने की, लेकिन वो रुका नहीं। तो राजा को जो है, राजा ने तो कोशिश भी नहीं की, उसे लगा कि मुसोलिनी जो है हमसे कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए जो उसने परमिशन दे दी कि तुम प्रधानमंत्री बन सकते हो। उसके बाद जो है 29 अक्टूबर को इसने मुसोलिनी ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर लिया। अब आता है इसकी सरकार कैसी थी। अधिनायक तंत्र की स्थापना, कि मुसोलिनी ने जो है कैसी सरकार बनाई थी इसके बारे में। मुसोलिनी जो था वो जनतंत्र में विश्वास नहीं करता था, मतलब जनता की इच्छा का मान नहीं रखता था, जनता के द्वारा चुने हुए नेता में वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। उसके अनुसार जो है राज्य है वही सबसे ऊपर है, ना कि जनता की इच्छा, ना कि जनता। सबसे श्रेष्ठ कौन है? राज्य, और राज्य को चलाने वाला मुखिया। उसने शासन चलाने के लिए विभिन्न प्रशासनिक अंगों की स्थापना की। उसने जो है नए नए मंत्री बनाए थे, उसकी स्थापना की थी। तो सबसे पहले जो है इसने मुसोलिनी ने एक अपना मंत्रिमंडल बनाया, एक अपने कैबिनेट बनाया था। तो मुसोलिनी ने जब अपना मंत्रिमंडल बनाया था तो संसद में फसिस्टों की संख्या कितनी थी? केवल 35 थी। इसकी पार्टी के सदस्य कितने थे? सिर्फ 35 थे। इसलिए उसने जो अपने मंत्रिमंडल में केवल 4 फसिस्ट व 10 मंत्री अन्य दलों से लेने पड़े थे। तो इसका जो इसने मुसोलिनी ने सरकार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना मंत्रिमंडल बनाया, उसमें जो है इसने एक मिनट रुकिएगा, हाँ, कि इसने जो है 4 सदस्य तो अपने पार्टी के लिए और जो 10 मंत्री जो थे वो उसको अन्य दलों से लेने पड़े थे। अन्य दल जो जैसे कि उदारवादी दल था, राष्ट्रवादी, डेमोक्रेटिक, इन अन्य दलों से 10 मंत्री लेने पड़े और अपनी पार्टी के सिर्फ इसने 4 मंत्री लिए। समाजवादियों को इसने मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं किया क्योंकि यह समाजवादियों से तो बहुत नफरत करता था। और विदेश डिपार्टमेंट और गृह विभाग, ये दोनों जो थे ये मुसोलिनी ने अपने पास रखे। तो 25 नवंबर 1923 को संसद ने 90 के मुकाबले
275 मतों से मुसोलिनी तथा उसके नई मंत्रिमंडल को विधिवत रूप से शक्तियां प्रदान कर दी। तो संसद जो थी उसने 25 नवंबर को जो है इसके मंत्रिमंडल पर जो है फाइनल मोहर लगा दी, और जो पावर प्रधानमंत्री को मिलनी थी वो पावर इसको मुसोलिनी को और जिसके मंत्रिमंडल थे उनको मिल गई। मतलब टोटली मंत्रिमंडल में हम ये कह सकते हैं कि मुसोलिनी ने अपना नया मंत्रिमंडल बनाया, और इसमें जो है उसने अपने विश्वास पात्र जो समर्थक थे, विश्वास पात्र जो लोग थे, उन्हीं को जो है इसमें स्थान दिया था, इसमें जगह दी थी अपने मंत्रिमंडल में। सेकंड पॉइंट है मिनिस्ट्री। मुसोलिनी ने इसका संगठन जो है कैबिनेट के आधार पर किया। इसमें उसके दल के सदस्य थे। तो कैबिनेट जो कि मंत्रिमंडल था इसका टोटल, जिसमें कि 4 खुद के पार्टी के सदस्य और 10 अन्य थे, इनके अकॉर्डिंग जो है लोगों का इसमें चयन किया, और इसमें जो मोस्टली इसी के जो विश्वास पात्र लोग थे उन्हीं को रखा गया था। नेक्स्ट है ग्रांड काउंसिल ऑफ फसिस्ट पार्टी। यह फसिस्ट समिति थी। इसमें फासी दल के जो इसके पार्टी के खुद के सदस्य तो 25 थे, और इसका मुखिया जो है यह स्वयं था। संसद पार्लियामेंट कि मुसोलिनी ने जो है 2 सदनीय संसद का पहला सदन जो है सीनेट कहलाता है। मतलब कि जो संसद में 2 भवन होते हैं, जैसे कि आज हमारे राज्यसभा और लोकसभा है, तो उस समय जो है हम इटली की बात करें, जिसमें कि प्रथम जो सदन था वो सीनेट था, और दूसरे का नाम था चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज। ठीक है, तो सीनेट के जो सदस्य थे, पहले सदन के सदस्य सीनेट, उसके सदस्यों को तो स्वयं मुसोलिनी नियुक्त करता था। इनको खुद मुसोलिनी ने चयन किया था, और इसके सदस्य जो थे वो जीवन भर के लिए बनाए जाते थे, आजीवन काल के लिए, मतलब परमानेंट चुने जाते थे। और जो दूसरा सदन था चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, उसकी नियुक्ति जो है इसका मंत्रिमंडल, जिसमें कि 14 लोग शामिल थे, और फसिस्ट दल की जो महापरिषद थी उसके द्वारा किया जाता था। महापरिषद मतलब इसके काउंसिल के जो सदस्य थे उनके द्वारा किया जाता था। तो आप टोटली ये मान लो कि मुसोलिनी ने जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी अलग जो है पार्लियामेंट बनाई, अपनी अलग जो है कैबिनेट, अपने मंत्री बनाए, और सब कुछ जो है अपने अकॉर्डिंग इसने सारा का सारा स्ट्रक्चर तैयार किया, और अपने अकॉर्डिंग अपने ही विश्वास पात्र लोगों को इसने सरकार में शामिल किया था। इस प्रकार जो है शासन की जो पूरी शक्ति थी अब मुसोलिनी के हाथ में आ गई। इटली की जो सरकार थी, पिछली सरकार, जो अच्छे कामों को नहीं कर सकी, जिन कार्यों को करने में वह असफल रही थी, अब मुसोलिनी जो है जनता को आश्वासन दे रहा था कि पिछली सरकार की कमियों को मैं पूरा करूंगा, जो चीज़ों की भरपाई करनी है अब वो मैं करूंगा, और इस कारण जो है मुसोलिनी को जनता का समर्थन भी आगे चलकर मिला। तो देखिए, इस प्रकार मुसोलिनी के हाथ में सभी प्रकार की शक्तियां आ गई। उसने सदन को डराकर सारी शक्तियां जो है अपने हाथ में ले ली। नवंबर 1923 में उसने एक नया कानून पास कराया, जिसके अनुसार कि जिस किसी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, लोकसभा में 2/3 स्थान मिले, और शेष 1/3 बाकी दलों से अनुपात में बांट दिया जाए। इस कानून के पास हो जाने से 1924 के चुनाव में संसद में फसिस्टों का बहुमत हो गया। मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप टोटली इसका निष्कर्ष या निचोड़ जो है इसके पार्लियामेंट बनने के बाद यही निकल कर आता है कि इस प्रकार जो है शासन की पूरी शक्ति मुसोलिनी के हाथ में आ गई। जो इटली की पिछली सरकार जिन काम को करने में असफल रही थी, अब सरकार बनाने के बाद, मंत्रिमंडल बनाने के बाद जो है मुसोलिनी ने जनता को आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि मैं पिछली सरकार की जो कमियां रही हैं उनको पूरा करने का कोशिश करूंगा। इसी कारण जो है जनता ने भी मुसोलिनी का साथ दिया, और स्टार्टिंग से जनता को लगा कि मुसोलिनी जो है प्रधानमंत्री बनकर हमारे लिए अच्छे जो है काम के लिए अच्छा काम करेगा, और हमारे लिए एक अच्छा सेवक बनकर आया है। लेकिन उनका जो वहम था जनता का वो आगे चलकर निकल जाता है, और सभी जो है मुसोलिनी के असली चेहरे को देख लेते हैं। मतलब उसका असली रंग रूप आने लगता है जैसे जैसे उसने अधिनायक तंत्र मतलब निरंकुश सरकार बनाई, तानाशाह के रूप में शासन करना शुरू कर दिया। अब ये बीच वाला छोड़कर आप ये यहाँ से कर लेना कि जो समस्त सर्वोच्च शक्तियाँ मतलब पूरी पावर जो थी वो मुसोलिनी की सेना को शक्तिशाली बनाया। प्राप्त करने के बाद उसने अपनी सेना जो पहले 17,000 थे उससे 27,500 कर ली, 27,500। इसके अलावा उसने एक अलग सेना की टुकड़ी भी बना ली जो विरोधियों का दमन करती थी, कि एक अलग सेना बना दी जिसमें कि सैनिक
जो ट्रेंड थे, काफ़ी अच्छे सैनिक थे, उनको नियुक्त किया गया था। उनका काम इतना ही था कि जो मुसोलिनी का या उसकी पार्टी का विरोध करता है उनको दबाओ। मुसोलिनी स्वयं जो था वो जल, थल एवं वायु सेना का मुख्य सेनापति था। उसने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मुसोलिनी ने शिक्षा संस्थाओं, न्याय, अन्य विभागों पर भी पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया। उसने असैनिक सीमाओं में गैर फसिस्टों को पदमुक्त कर दिया कि जो कई जगह जो नौकरी से जो है जिसमें कि इसकी पार्टी के लोग शामिल नहीं थे उनको निकाल दिया गया और इसकी पार्टी में जो लोग शामिल थे उनको नौकरी दे दी गई उनकी जगह। और सभी कर्मचारियों को फसिस्ट सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए इसने मुसोलिनी ने मजबूर कर दिया। उसने नगरों में नगरपालिकाओं के स्थान पर केंद्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त पोडेस्टा नामक अधिकारी को स्थानीय शासन का मुखिया बनाया कि जो नगरपालिकाएं थी, स्ट्रक्चर बदल दिया पूरा, नगरपालिकाओं को समाप्त कर दिया। और इसने जो है पूरा मुसोलिनी के अंडर ही इसने अपने अंडर एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम था पोडेस्टा। पोडेस्टा व्यक्ति का नाम नहीं है, पद का नाम है, ठीक है। पोडेस्टा नामक जो अधिकारी था उसको स्थानीय शासन का मुखिया बनाया और जो है नगरों के प्रशासन को गवर्नरों के अधीन रख दिया और पोडेस्टा नामक अधिकारी को स्थानीय शासन का मुखिया बना दिया। मतलब इसने सरकार बनाने के बाद पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। इसने न्याय की जूरी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। शांति एवं सुरक्षा के लिए न्यायालयों की भी इसने अपने अकॉर्डिंग स्थापना की। तो 1926 में मुसोलिनी ने सभी दलों को समाप्त करने की घोषणा कर दी कि मेरी पार्टी के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं सरकार में वो सारी की सारी खत्म कर दी जाए। ये 1926 में किया इसने। और षड्यंत्रों पर नजर रखने के लिए गुप्त पुलिस की भी व्यवस्था की जिसे ओबरा कहा जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मुसोलिनी की जो गुप्त पुलिस थी उनको क्या कहा जाता था? ओबरा। मुसोलिनी ने समाचार पत्रों, अध्यापन, पाठ्य पुस्तकों, रेडियो, डाक व्यवस्था पर भी पूरा नियंत्रण कर लिया। यहाँ तक कि स्कूलों, विश्वविद्यालयों में यह शब्द याद करवाया जाता था कि मुसोलिनी हमेशा ठीक ही करता है। कि पुस्तकों में हर टीचर, हर स्कूल में, हर कॉलेज में जो है यह बात हर जगह पढ़ाई जाने लगी कि मुसोलिनी जो करता है वो ठीक ही करता है। मतलब इसने पूरी तरह से अपना कंट्रोल जमाया और अपनी धाक दिखानी शुरू कर दी। किसी प्रकार के विरोध करने पर इसके विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था डायरेक्ट। मुसोलिनी ने जो है उद्योगपतियों तथा श्रमिकों के संघ बनाए। इसने उन्हीं संघों को मान्यता प्रदान की जो कि फसिस्ट पार्टी में विश्वास रखते थे, उनकी विचारधाराओं से सहमत थे। इसने किसी भी प्रकार की हड़ताल तथा कारखानों में तालाबंदी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसने मना कर दिया कि कोई भी हड़ताल नहीं कर सकता और कोई भी कारखाना या उद्योग जो है बिना परमिशन के बंद नहीं हो सकता। तो टोटली निष्कर्ष देखते हैं अब हम कि जो उपयुक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि मुसोलिनी ने फसिस्ट दल पर पूरा अधिकार करके 1922 में रोम पर धावा बोल दिया और बिना किसी रक्तपात के इटली का प्रधानमंत्री बनने में उसने सफलता हासिल कर ली। इसके बाद वह जो है पूर्ण तानाशाह बन गया। मतलब अपने अकॉर्डिंग शासन चलाने लगा जिसमें जनता की इच्छा कोई मैटर नहीं करती थी और अन्य किसी की भी जो राय थी, सलाह थी, वो भी कोई मैटर नहीं करती थी। जो मुसोलिनी करेगा वही बात ठीक थी और वही सही थी, वही कानून बन जाती थी। सभी प्रकार की प्रशासनिक जो शक्तियां थी उसने अपने हाथों में केंद्रित कर ली और वह स्वयं जो है इटली का शासक और देश का भाग्य विधाता तथा फसिस्ट दल का सर्वोच्च नेता था। सारी शक्तियां, सारा कंट्रोल मुसोलिनी के हाथ में। वहीं राजा था, वहीं प्रधानमंत्री था। देश का भाग्य मान लो, देश की किस्मत मान लो, देश का विकास, सब कुछ जो है अब मुसोलिनी के हाथ में था। और उसने जो है फसिस्ट, उसने अपनी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों को जो है उनकी मान्यता रद्द कर दी। अतः वास्तविक में मुसोलिनी जो था वो तानाशाह के रूप में उसने शासन किया था। तो ये था मुसोलिनी का सफ़र। तो इस क्लास में जो है इतना ही हमने मुसोलिनी का पार्टी देखी, कैसे उसकी पार्टी बनी, उस पार्टी के सिद्धांत क्या थे, कार्यक्रम वो कौन कौन से काम करना चाहती थी, कैसे मुसोलिनी जो है प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है, उसने अपनी सरकार बनाई, उसने अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल बनाया, पार्लियामेंट बनाई, संसद बनाई और जो है अपने मुसोलिनी प्रधानमंत्री बन गए। और धीरे धीरे उसने जो है सभी चीज़ों पर अपना स्कूल, कॉलेज, कारखाना, प्रेस आदि पर जो है अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। जो भी उसका विरोध करता उसको डायरेक्ट मार दिया जाता था। तो ये हमने मुसोलिनी का देखा कि मुसोलिनी ने कैसे कैसे अपनी जर्नी
आगे तानाशाह के रूप में चलाई। उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसकी गृह नीति और विदेश नीति को पढ़ेंगे कि इसने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में क्या कार्य किए इटली में, और विदेश नीति मतलब दूसरे देशों के साथ इटली का रिलेशन इसने कैसे अच्छा किया, दूसरे इटली से बाहर के क्षेत्रों पर इसने कैसे धीरे धीरे अधिकार किया। इसके आगे का सफ़र हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उसमें जो है गृह नीति और विदेश नीति को अलग अलग पढ़ाऊँगी मैं आपको, ताकि आपको जो है मुसोलिनी से लेकर जो भी कंटेंट में डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए कि मुसोलिनी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आखिर क्या किया था। अभी तक तो हमने इसमें देखा कि उसने कंट्रोल कैसे किया था, कंट्रोल के बाद अब वो आगे काम भी करेगा देश के लिए, तो वो काम हमें देखने कि उसने किन किन चीज़ों में सुधार किया और किन चीज़ों को उसने जो है बदला था। उसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको जो है ये फासेवद वाला टॉपिक धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। एक कहानी की तरह जो है हम आगे पढ़ते चले जा रहे हैं इसको। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन।